स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 1 का कूलाम बल के आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कूलाम बल का सदिश निरूपण और अध्यारोपण की प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कूलाम बल का सदिश निरूपण क्यों आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि बल एक सदिश राशि होती है, तो इस कूलाम बल को सदिश रूप में किस तरह से व्यक्त किया जा सकता है, हम इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे। तो इसके लिए हमने माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हमारे पास है, जिनकी मूल बिंदु O बिंदु है, जिसके सापेक्ष Q1 आवेश की दूरी R1 है और Q2 आवेश की दूरी को हमने R2 सदिश के द्वारा दर्शाया गया है, तथा इनके मध्य की जो सापेक्ष स्थिति अपने पास बनती है, ये सापेक्ष स्थिति अपने पास है। इसकी सापेक्ष स्थिति को हमने R21 या R12 भी लिखा जा सकता है। देखिए, R12 और R21 इसका लॉजिक क्या होता है। लॉजिक के रूप में अपन ये कह सकते हैं कि यदि हम आवेश Q1 से Q2 को पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ेंगे R21 के रूप में। इसको पढ़ने का तरीका पीछे से होता है, जैसे R21 लिखा हुआ है ना, तो 1 पीछे, मतलब कि 1 पहले के सापेक्ष दूसरे का, पहले के सापेक्ष पीछे से पढ़ते हैं तो के शब्द लगाते हुए चलते हैं। आगे से पढ़ना चाहते हो यदि आप, तो का शब्द लगा के पढ़ोगे। आगे से पढ़ोगे इसको तो कैसे पढ़ोगे, 2 का 1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। ठीक है, तो इस आधार पर R21 जो कि आवेश Q1 के सापेक्ष आवेश Q2 का स्थिति सदिश है, जिसको लिखा जा सकता है R2 माइनस R1 के रूप में। इसी प्रकार से यदि हम Q2 के सापेक्ष Q1 को लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं R12 सदिश बराबर होगा R1 माइनस R2 के रूप में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करना चाहते हैं कूलाम बल के लिए। तो कूलाम बल के रूप में हमें जानते हैं, यदि इस आवेश Q1 के द्वारा Q2 पे बल लगता है, किसके द्वारा, Q1 के द्वारा, किस पर, Q2 पर, तो F21 मतलब हो गया अपने पास 1 के द्वारा 2 पर बल। ठीक है, तो इसको हम कूलाम बल में किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का गुणा Q1 Q2, बीच की दूरी सापेक्ष जो कि अपने पास कितनी होगी R21 के रूप में, जिसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पर R21 स्क्वायर R⁻²1। अब चूंकि R⁻²1 क्या है, एकांक सदिश, एकांक सदिश को लिखा जा सकता है जो अपन 11th क्लास में पढ़ा भी है, सदिश R⁻² इक्वल टू सदिश R अपन मोड R। अब अपने पास है R⁻²1, तो R⁻²1 के रूप में इसको बदलेंगे आप, R⁻²1 इक्वल टू सदिश R21 बटे मोड R21 या सदिश R21 बटे मोड R2 माइनस R1 के रूप में। तो इस समीकरण नंबर 1 को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है, F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर और इंटू R⁻² की वैल्यू को पुट किया अपन ने, सदिश R21 बटे R2 माइनस R1, या कंबाइंड रूप से इसको लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल थ्राइस इंटू सदिश R21। ये इक्वेशन नंबर 2 बनती है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको उल्टा प्रोसेस कर देंगे। अभी हमने कहा था कि आवेश Q1 के द्वारा Q2 पे बल लगता है, Q1 Q2 पर बल लगाता है। अब इसको उल्टा कर दो आप, यदि Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगता है तो इसको ही उल्टा करके लिख देंगे इस तरह से कि F12 के रूप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R⁻²1। पुनः हमने क्या किया, वापस से R⁻²1 की वैल्यू को चेंज किया एकांक सदिश की परिभाषा के अनुसार। तो इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मोड R1 माइनस R2 का स्क्वायर इंटू R⁻² की वैल्यू को अपन ने पुट किया, सदिश R12 मोड R1 माइनस R2, जिसको लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मोड R1 माइनस R2 का होल थ्राइस सदिश R12। ठीक है, अब देखिए हमने दोनों बलों का मान निकाल लिया, समीकरण नंबर जो हमारे पास 1 और समीकरण नंबर 3 है उसके आधार पर, और भी जैसे 2 और 4 उसका स्टैंडर्ड रूप और होता है अपने पास यह, लेकिन अपन यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और 3 के आधार पर नेक्स्ट स्टेप को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एकांक सदिश जो होते हैं वो परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। अभी अपन ने चित्र में देखा भी था कि दोनों आवेश
के द्वारा एक दूसरे पर बल लग रहा है ये, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, दोनों बलों की दिशा परस्पर विपरीत है, मतलब एक बल लेफ्ट दिशा में काम कर रहा है तो दूसरा बल राइट दिशा में काम कर रहा है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एकांक सदिश परिमाण में बराबर तो है लेकिन दिशा में विपरीत है। तो हमने दिशा में विपरीत को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर r⁵12 इक्वल माइनस r⁵21 लिखा है, ठीक। अब देखो इसकी हम 1 और 3 से तुलना करते हैं, तो 1 और 3 में अपन देखते हैं कि दोनों ही समीकरण में आपके पास f12 इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r12 स्क्वायर r⁵12 आता है। ऐसे ही f21 इक्वल टू आपके पास बनता है 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r12 21 स्क्वायर और r⁵21 आता है। देखिए 1/4πε0 दोनों के पास है, आपस में कैंसिल, q1 q2 दोनों के पास है, आपस में कैंसिल। अब अपने पर डिपेंड करता है r²12 और r²21, ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं, अपन मान लेते हैं चलिए थोड़ी देर के लिए कि बिंदु O से q1 की दूरी 5 है, q2 की दूरी 7 है, तो 5 - 7 करते हैं तो -2 आता है, स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। यदि r2 - r1 करते हो तो 7 - 5 2 आता है, स्क्वायर करते हो तो 4 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दूरी भी अपने पास क्या हो गई, लगभग क्या पूरी एक्चुअल रूप में ही बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया r²12 और r²21 दोनों आपस में कैंसिल आउट होते हैं। केवल अब बचता क्या है अपने पास, अब बचता अपने पास इस तरह की इक्वेशन है f12 इक्वल टू r⁵12 और f21 इक्वल टू r⁵21। और इस एकांक सदिश की परिभाषा के अनुसार हम ये कह सकते हैं ये दोनों बल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन दिशा में ये परस्पर विपरीत होंगे, जिसके आधार पर हम समीकरण नंबर 6 को लिख सकते हैं। समीकरण 6 f21 बराबर माइनस के f12 प्रदर्शित करती है कि दोनों बल परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है, जो कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम, कौन सा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसको प्रदर्शित भी करता है। इस प्रकार से कूलाम बल का जो सदिश निरूपण है न्यूटन के गति के तीसरे नियम को भी व्यक्त करता है। अब हम इसके बाद इससे कूलाम बल को हम बहु आवेशों के निकाय पर लागू करना चाहते हैं। देखिए बहु आवेशों से निकाय से क्या तात्पर्य है, बहु आवेशों के निकाय से तात्पर्य हमारे पास क्या है कि हमने ये कहा कि हमारे पास अब 1 2 नहीं 3 से ज़्यादा n आवेश हमारे पास है, जिसमें सारे आवेश स्थिर है, जिसमें हमने ये कहा जैसे ये आवेश q1 है, ये आवेश q2 है, ये q3 q4 q5 अप टू qn, ये सब एक दूसरे पर बल लगाते हैं, इस तरह से ये बल लगा रहे हैं। तो हमें जानना चाहते हैं कि इस स्थिर आवेश पर जो अन्य स्थिर आवेश है ये जो बल बना रहे हैं, इस बल का मान इस स्थिर आवेश पर कितना होगा, उसका मान निकालना है। तो क्या करना चाहिए, हम ये करेंगे इस पहले आवेश के द्वारा इस आवेश पर जो बल बनता है उसको निकाल लो, दूसरे आवेश के द्वारा इस पर जो बल बनता है उसको निकाल लो, तीसरे आवेश के द्वारा इस पर जो बल बनता है उसको निकाल लो। इसी प्रकार n आवेश के द्वारा बल निकलता है वो निकाल लो और अंत में सभी को जोड़ दो। तो यही प्रक्रिया हम करना चाहेंगे यहाँ पर, लेकिन इसको प्रक्रिया को डिफरेंट बनाने के लिए हमने इस निकाय में एक परीक्षण आवेश की कल्पना करी। किसके आवेश की, परीक्षण आवेश। हमने ये कहा ये Q0 एक परीक्षण आवेश है। देखिए सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए परीक्षण आवेश होता क्या है। परीक्षण आवेश की 3 विशेषताएं होती है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1, इसका मान अति अल्प होता है लेकिन शून्य कभी नहीं होता है। इसका मान अति अल्प होता है लेकिन शून्य कभी नहीं होता है। नंबर 2, इस आवेश को अन्य आवेश के क्षेत्र में रखने पर उस क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि अति अल्प वैल्यू है ना इसकी, इसलिए। इसी प्रकार तीसरी विशेषता जो ज़्यादा खास भी है, यदि आपको जब तक कोई विशेष रूप से नहीं कहा जाए इस आवेश की प्रकृति के बारे में, तब तक आपको ये बताना है कि यह परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक प्रकृति का होता है। ठीक, तो चलिए
अब हम इससे संबंधित डेरिवेशन देखते हैं। हमने ये कहा कि इस Q0 आवेश पर Q1 के द्वारा, Q2 के द्वारा अप टू Qn के द्वारा इस पर बल बनता है। ठीक है, तो अध्यारोपण, देखिए आपने 11th में पढ़ी अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का एक शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। तो हमें जानना चाहेंगे इस Q0 पर कुल बल का मान कितना होगा। क्या करिए, सभी आवेशों के द्वारा जो स्थिर आवेश इस Q0 स्थिर आवेश पर बल लगाते हैं उन सभी बलों का सदिश योग आप लिख दीजिए। जैसे F सदिश 0, F0 का मतलब हो गया इस Q0 पर लगने वाला बल, बराबर F01 मतलब Q1 के द्वारा Q0 पर बल, पीछे से पढ़ेंगे आप। F02 मतलब कि आवेश Q2 के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल। F0n मतलब nवें आवेश के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल। इन समस्त बलों का सदिश योग इस Q0 पर लगने वाले परिणामी बल को व्यक्त करेगा। देखिए अब हमने क्या किया, इस F01, F02 अप टू F0n का मान कूलाम के नियम से रखा, जो भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भी है। F सदिश 01 इज इक्वल टू K Q0 Q1, क्योंकि F01 मतलब कि Q0 और Q1, F02 Q0 Q2, इस तरह से K Q0 Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R कैप 01, F सदिश 02 K Q0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R कैप 02। इसी प्रकार से nवें आवेश के लिए F सदिश 0n इज इक्वल टू K Q0 Qn अपॉन R0n स्क्वायर R कैप 0n। अब हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 और 2 इन दोनों को कंबाइन कर दिया, वैल्यू पुट कर दी इसमें। तो वैल्यू पुट करने पर ये इक्वेशन अपने पास बनती है इस तरह से, F0 इक्वल टू K Q0 Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R कैप 01 प्लस K Q0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R कैप 02 प्लस अप टू प्लस K Q0 Qn अपॉन R0n स्क्वायर R कैप 02। K Q0 कॉमन है, हमने बाहर निकाल लिया। Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R कैप 01 प्लस Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R कैप 02 प्लस अप टू प्लस Qn अपॉन R0n स्क्वायर R कैप 0n। देखिए अब ये अपने पास जो पॉइंट बनता है ये वाला ब्रैकेट वाला, यह एक n पदों का योग है। गणित में इसको सिग्मा के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसा अपने यहाँ दर्शाया है, यह सिग्मा चिन्ह लिया। अब ये कॉमन फैक्टर है Q बटे R स्क्वायर R कैप, सभी जगह आ रहा है आपके पास, तो हमने इसको कॉमन में बनाते हुए हमने इसको वापस से व्यक्त किया यहाँ पर Q बटे R0 स्क्वायर R कैप 0। मैंने यहाँ I लिखा है, I यहाँ सीमा बनती है इसकी, सीमा से अर्थ है निम्न सीमा, प्रारंभिक मान और अंतिम सीमा। देखिए प्रारंभिक मान इसका बनता है यहाँ 1, यहाँ पर 1, और यहाँ बनता है अपने पास n, मतलब ये तो हो गई निम्न सीमा और ये हो जाती है अपने पास उच्च सीमा। तो निम्न सीमा को हमने लिखा है यहाँ पर I बराबर 1 से लेकर, और उच्च सीमा को लिखा है हमने n के रूप में। इस तरह से ये जो फॉर्मूला आपके पास बना, यह बहु आवेशों के निकाय पर लगने वाले कुल परिणामी बल को व्यक्त करता है। देखिए इस फॉर्मूले की एक विशेषता भी है, यह फॉर्मूला सूत्र सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम का या बहुभुज नियम का यहाँ उपयोग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये जो हमने अभी तक की वीडियो में हमने देखा है कूलाम बल और उसका सदिश निरूपण, और हमारे पास यदि आवेश 2 से ज़्यादा है तो आप किस तरह से कूलाम बल का उपयोग करेंगे उसके बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल देखते हैं जो एक खास इंपॉर्टेंट है, आए हुए बोर्ड एग्जाम में सवाल है। देखिए मैं यहाँ आपको अपनी एक्सरसाइज में इस वीडियो में केवल वही सवाल बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, जिसमें पहला सवाल अपने पास है, ये CBSE बोर्ड और राजस्थान बोर्ड दोनों में आया हुआ सवाल है। 9E और 4E बिंदु आवेश है जो r दूरी पर स्थित है, एक अन्य आवेश स्मॉल q, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, दोनों को मिलाने वाली रेखा ये इसके मध्य कहाँ रखा जाए, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य कहाँ रखा जाए कि ये निकाय क्या रहे, संतुलित अवस्था में बना रहे। ठीक है, जैसा सवाल में दे रखा है, इनके बीच की दूरी अपने को कितनी दे रखी है r। ठीक है,
तो हमने ये कहा कि भाई हमने इसको यहाँ इस बिंदु ओ पर रख दिया, जिससे 9 आवेश वाले से इसकी दूरी अपन मान लेते हैं x है। अब शेष दूरी कितनी हो जाएगी, ये r माइनस एक्स के रूप में। ठीक है, तो हमने ये भी कहा यहाँ पर कि भाई यदि इसको संतुलित रखना है, किसको, q आवेश को, तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल इन दोनों के मध्य लगने वाले बल के बराबर होना चाहिए। तो हमने इस बल को तो नाम दे दिया F1 और इस बल को हमने नाम दे दिया F2 के रूप में। तो कूलाम के नियम से हम इसको लिख सकते हैं, संतुलित अवस्था में F1 बराबर होना चाहिए F2। F1 जो कि 9E और Q के मध्य लगने वाला बल है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 9E इंटू Q बटे एक्स स्क्वायर बराबर F2 K 4E Q बटे R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K कैंसिल हो जाएगा, E कैंसिल हो जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बचता है क्या, 9 बटे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने इसका वर्गमूल लिया, वर्गमूल लेने पर 9 का वर्गमूल अपने पास बनेगा 3, एक्स स्क्वायर का x, 4 का 2 और R माइनस एक्स का होल स्क्वायर का बनता है R माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3R माइनस 3x और 2x, पक्षांतरण किया 5x बराबर 3R, या x बराबर आ गया 3/5 इंटू R। देखिए ये x की वैल्यू फाइंड आउट होती है अपने को, मतलब x आपने कौन सा माना था, ये दूरी 9E से दूरी मानी थी आपने, 9E से किसकी, ये। तो कितना आ गया आपके पास 3/5R, ये दूरी होगी। यदि मान लीजिए आपका आंसर क्या बनेगा, 9E आवेश से ये आवेश 3/5R दूरी पर रखा जाता है, तो ये आवेश क्या होगा, संतुलित अवस्था में होगा। लेकिन मैं 9E से नहीं लिखूं, 4E से लिखूं तो आप क्या करेंगे, R माइनस एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली ना, 3/5R। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2/5R। मतलब इस आवेश से, किससे, 4E आवेश से आप इस आवेश को कितनी दूरी पर रखोगे, 2/5R डिस्टेंस पर। ठीक है, इससे 3/5R डिस्टेंस पर। ये तो था हमारा पहला सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए हम आते हैं अब सेकंड सवाल पर। सेकंड सवाल भी आया हुआ सवाल है बोर्ड एग्जाम में, CBSE बोर्ड में आया हुआ है, अभी अपने राजस्थान बोर्ड में नहीं आया है। ये एक अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। 2 कैपिटल Q परिमाण के आवेश है, बिंदु आवेश है, जो R दूरी पर स्थित है, लेकिन इनके मध्य एक बिंदु आवेश Q, स्मॉल q को रखा जाता है। आपको ये बताना है कि इस आवेश का मान क्या रहे, इसकी प्रकृति क्या रहे कि यह संतुलित अवस्था में बना रहे, ये आपको बताना है। तो देखिए वही कंडीशन हमने मानी कि बिंदु A और B पर हमने कैपिटल Q आवेश को रख दिया। बिंदु Q, अब इसने कहा क्योंकि ठीक मध्य में रखा जा रहा है, ये मध्य बिंदु में बोला ना इसने, तो हमने इसके मध्य में क्या रख दिया, स्मॉल q आवेश को रख दिया। मतलब इस बिंदु A से ये दूरी होती है R/2, बिंदु B से भी ये दूरी कितनी होती है, R/2। अब ध्यान देना, यदि मुझे इसे संतुलित करना है क्या होगा, थोड़ी देर के लिए आप इसको Q को इग्नोर रखिए। तो ये निकाय संतुलित होने के लिए A के द्वारा B पर, B के द्वारा A पर बल बनेगा। तो हम इसमें से कोई एक बल को लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर नाम दे दिया FA के रूप में। ठीक, इसी प्रकार से अब मुझे इस स्मॉल q आवेश को संतुलित करना है, तो या तो A का O के साथ या B का O के साथ एक बल आप ले लीजिए। मैंने F0 मान लिया इसको। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में मेरे पास बनता है FA प्लस F0 इक्वल टू 0। 0 क्यों लिया, साम्य अवस्था के लिए। ठीक है, तो पक्षांतरण किया तो FA बराबर माइनस के F0। अब FA कौन सा बल था, A और B के बीच में लगने वाला बल। तो अपने पास कितना हो जाएगा कूलाम के नियम से, K Q कैपिटल Q, क्योंकि A और B के लिए है बल ये। आप चाहो तो B लेते हो इस पर, तो भी बात यही है, A के आंसर बनेगा K Q/r² माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q, ये स्मॉल q, और बटे बीच की दूरी कितनी, R/2 का होल स्क्वायर। K कैपिटल Q कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बनता है कैपिटल Q/r² बराबर माइनस R/2 का होल स्क्वायर है, तो r² और 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 स्मॉल q/r²। पक्षांतरण क्रॉस गुणा कर दिया हमने, r² से r² कट जाएगा, कैपिटल Q इक्वल टू माइनस के 4Q। अपना आंसर क्या आया,
स्मॉल क्यू बराबर हो जाएगा Q/4 किसका, माइनस का। अब पूरा आंसर आ गया ये कि स्मॉल क्यू का मान कितना होना चाहिए, Q/4 होना चाहिए। दूसरा सवाल था इसमें प्रकृति क्या होनी चाहिए, माइनस का चिन्ह मिल रहा है, मतलब ऋणात्मक प्रकृति होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये टॉपिक था कूलाम बल से रिलेटेड। अब हम इस लेसन के एक नए भाग पर आते हैं जो हमारी अगली वीडियो का प्रारंभिक पॉइंट भी होता है, विद्युत क्षेत्र। बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आगे आपके पास और कंटिन्यू चलेगा। चलिए, विद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी करने के लिए पहले हम इस बारे में जानकारी करते हैं कि विद्युत क्षेत्र है क्या, फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, कोई बिंदु आवेश Q स्थिर है, पूरे पार्ट में अपन स्थिर आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, ये स्थिर आवेश है। अब मैं क्या करता हूं कि कोई अन्य आवेश है Q0, अभी मैंने आपको Q0 के बारे में बताया था। Q0 क्या आवेश है, परीक्षण आवेश के नाम से इसको जाना जाता है। 3 विशेषताएं होती है, संक्षेप में बताता हूं आपको। इसका मान अति अल्प होता है लेकिन 0 नहीं होगा। नंबर 2, अन्य आवेश के क्षेत्र में रखने पर यह उस आवेश के क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित नहीं करता। तीसरी अंतिम विशेषता, इसका मान धनात्मक होता है। अब मैं इस आवेश को क्या कर रहा हूं, इस Q के पास ला रहा हूं। जैसे जैसे मैं इसके पास लाऊंगा तो हो सकता है कि जैसे इस बिंदु पर, इस पथ में, यहां पर इस स्थिति में मैं आता हूं, इस आवेश को यहां तक लेके आया, यहां पर लेके आया। जैसे ये आवेश यहां पर आया तो अब ये आवेश क्या कर रहा है कि एक बल अनुभव कर रहा है। ये इस पर बल नहीं लगाएगा, ये इस पर नहीं लगाएगा बल, ये बल इस पर लगाएगा। ठीक है, अब ये बल किस तरह से लगा रहा है, या तो इसको आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। वो डिपेंड करता है इस आवेश की नेचर पर, व्यवहार पर। ठीक है, तो जहां से ये प्रक्रिया आपको प्रारंभ होती है वहीं से इसका प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अर्थात विद्युत क्षेत्र क्या है कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर वह काल्पनिक क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र की जो अवधारणा है या अभिधारणा है, सर्वप्रथम माइकल फेराडे ने प्रदर्शित की थी। अब हम इस विद्युत क्षेत्र के आधार पर जिस आवेश को अपन लाते हैं उस आवेश पर किस तरह से उस स्थिर आवेश का प्रभाव पड़ता है, अर्थात तीव्रता कितनी होगी उसका मान निकालना चाहेंगे। तो देखिए, तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने ये कहा कि जिस आवेश को आप ला रहे हो उस पर लगने वाला बल हमने कूलाम के नियम से ज्ञात किया F। तो E बराबर लिखा जा सकता है इस तीव्रता के रूप में, E बराबर लिखा जा सकता है लिमिट Q0 टेंस टू 0 F सदिश बटे Q0। देखिए, लिमिट Q0 टेंस टू 0 इसका मतलब क्या है, लिमिट Q0 टेंस टू 0 इसका मतलब क्या है कि Q0 जो कि परीक्षण आवेश है, इसका मान अति अल्प है लेकिन शून्य कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इस आधार पर E बराबर लिमिट Q0 टेंस टू 0 F बटे Q0, अर्थात प्रति इकांक आवेश के द्वारा अनुभव किया जाने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उस क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। अब चूंकि बल से संबंधित है ये, तो ये क्या हो गया, एक सदिश राशि हो गई आपके पास, जिसे हम E सदिश के द्वारा दर्शाते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन चूंकि F बटे Q0 है ना, F बल न्यूटन, Q आवेश जिसका मात्रक होता है कूलाम, तो मात्रक बन जाता है न्यूटन प्रति कूलाम, या इसको वोल्ट प्रति मीटर भी कहा जा सकता है। तथा इसकी विमा होती है m1 L1 T-3 A-1। देखिए, इस विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे आगे इन्हीं टॉपिकों का हम सीधा ही उपयोग करेंगे। जैसे हमने ये कहा नंबर 1 नोट के रूप में, यदि हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में एक आवेश Q कोई सा भी आवेश हो सकता है, ये धनात्मक या ऋणात्मक, को हम लाते हैं तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा। बल लिखा जा सकता है F बराबर QE। यह फॉर्मूला कैसे आया, E बराबर होता है F बटे Q। ठीक है, क्रॉस गुणा कर दो आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा, F बराबर QE। अब मैंने अभी आपको कहा है बल की आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है बल के साथ चिन्ह कौन सा लोगे। यदि यहाँ प्लस आवेश आप ले रहे हो, ये प्लस आवेश है, तो बल F बराबर प्लस के रूप में है।
यदि माइनस होता आपके पास, ये ऋणात्मक आवेश होता, तो हम लिखते हैं यहाँ पर F बराबर माइनस के क्यू ई के रूप में। ठीक है, चलिए नोट नंबर 2 देखिए आप। नोट नंबर 2 क्या है, यदि कण एक धनावेश है, कौन सा धनावेश, तो बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव एक ही दिशा होती है। और यदि धनावेश के स्थान पर ऋणावेश आपने लिया तो बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा परस्पर क्या होगी, विपरीत दिशा बनेगी। जैसे यदि धनात्मक आवेश है तो ये तो बल की दिशा और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों एक ही दिशा हो गई। यदि आपके पास धनावेश के स्थान पर ऋणात्मक आवेश आपने काम में लिया होता, तो आपके पास, जैसे हमने इसको माना, ये तो है अपने पास विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो बल की दिशा क्या हो जाएगी, इसके विपरीत हो जाएगी, क्योंकि ये F बराबर माइनस क्यू ई बनाएगा क्यू ई के रूप में, और वो बनाता है प्लस क्यू ई, तो दोनों की दिशा क्या हो गई, अलग अलग हो गई अपने पास। नेक्स्ट नोट नंबर 3 ध्यान रखना, ये भी आगे अपने पास, दोबारा मैं इसको फिर रीड कराऊंगा आपको, कि यदि आपके पास एक धनात्मक स्थिर बिंदु आवेश है, तो उस बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र का जो पथ रहता है, उसके द्वारा जो क्षेत्र रेखाएं होती है वह सकेंद्रीय के रूप में होती है, जिसका केंद्र धनात्मक आवेश होता है, जिसकी दिशा अरीय या त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी। यदि इस धनात्मक आवेश के स्थान पर ऋणात्मक आवेश का उपयोग किया जाता है तो ये दिशा अंदर आती हुई होती है, धनात्मक के लिए दिशा बाहर की ओर होती है। देखिए आप इसको थोड़ा शॉर्ट में इस तरह से भी याद रख सकते हो कि धनात्मक आवेश कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, त्यागने का निशान होगा ये देना, ये देने की दिशा हो गई, तो बाहर की दिशा मतलब कि धनात्मक, और ये दिशा में बाहर की ओर, और लेने ऋणात्मक, भाई ऋणात्मक कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा उसके पास आएगा, तो ऋणात्मक की दिशा हो गई अंदर आती हुई दिशा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये इस तरह का सवाल जब पेपर में पूछा जाता है तो स्टूडेंट लिख देते हैं बाहर की ओर या अंदर की ओर। आपको इसका पूरा सवाल का आंसर सही तरह से इस तरह से लिखना है कि किसी धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अरीय दिशा या त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर, तथा ऋणात्मक बिंदु आवेश के लिए यह दिशा अंदर की ओर होती है, अरीय दिशा या त्रिज्यीय दिशा में अंदर की ओर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारी वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट हम इसके कंटिन्यू वीडियो में देंगे। ओके।